नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज हम लोग बच्चों अध्ययन करेंगे आपके 12 बायोलॉजी अध्याय 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। और ये हमारा जो है पार्ट 4 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आपका 151 से लेकर के 215 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का। और ये आपके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का सबसे अंतिम पार्ट होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर के 150 तक प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराया गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला और आपके ऑब्जेक्टिव का 151 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि दोहरी निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। देखिए, दोहरी निषेचन का मतलब होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है और बीच में आपको 2 केंद्रक होता है। यानी ऊपर पे आपको 3 केंद्रक होता है, जिसमें बीच वाला जो केंद्रक है इसको हम लोग अंड कोशिका, और दोनों जो साइड वाला केंद्रक होता है उसको हम लोग सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। और बीच में 2 केंद्रक होते हैं और दोनों बाद में आपस में मिलकर के क्या बना लेता है, द्वितीयक केंद्रक बना लेता है, द्वितीयक केंद्रक बना लेता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे कि दोहरी निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, ऊपर में कितना केंद्रक है, 1 2 3, और नीचे में कितना केंद्रक है, 2 केंद्रक है। तो यानी कुल केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कुल केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि पहला जो सवाल है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दोहरी निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है 5। तो 151 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसमें इंडोएस्पर्म, क्या कह रहा है, किसमें इंडोएस्पर्म, इंडोएस्पर्म जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष, क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। इंडोएस्पर्म जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष क्या हो जाता है, करा मतलब हार्ड, करा का मतलब होता है हार्ड, और सेल्यू क्या लिखा है, सेल्यूलोजिक्स हो जाता है। तो यानी किसका भ्रूणपोष जो है वो करा या सेल्यूलोजिक हो जाता है। तो ये करा और सेल्यूलोजिक होने वाला जो क्या क्या आम है, आइबेरी है, नारियल है और रेरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आई, क्या लिखा, आइबरी बेर, आइबरी बेर। इसका जो इंडोस्पर्म है वो क्या होता है, करा होता है। इसका जो इंडोस्पर्म है वो क्या हो जाएगा, करा हो जाएगा। तो 152 का हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 152 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि हरा नारियल, देखिए जिसको हम लोग डाब बोलते हैं, जैसे गर्मी के समय में आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो फल वाले दुकानदार होते हैं वो कच्चा नारियल को अपने दुकान के आगे में रखते हैं, जिसका कि हम लोग पाइप लगा करके पानी पीते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं हरा नारियल, या उसको हम लोग बोल सकते हैं डाब। में निहित दूधिया जल, माने उसके अंदर में जो दूधिया जल पाया जाता है जिसको आप पाइप लगा करके पीते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियो इंडोस्पर्म। यानी उसको हम लोग बोलते हैं क्या मतलब, मतलब डीजेनरेटेड मतलब पूर्ण रूप से उसका अभी तक विकास नहीं हुआ, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे दर्बित भ्रूणपोष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्बित भ्रूणपोष, दर्बित भ्रूणपोष। तो याद रखिए कि नारियल के का जो दूधिया पानी होता है, जो कच्चा नारियल होता है उसके अंदर में जो पाए जाने वाला जो दूधिया पानी होता है उसको हम लोग दर्बित भ्रूणपोष कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियो इंडोस्पर्म, न्यूक्लियो इंडोस्पर्म। तो 153 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 153 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। याद रखो कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो सहायक कोशिका में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ जो लिखल है सिग्रिड्स, इसका मतलब होता है सहायक कोशिका, सहायक
कोशिका। बहुत सारे बच्चे जो अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो अपने मटेरियल के बगल में इसका हिंदी लिख लिया कीजिए। क्या करा, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 14, तो सहायक कोशिका में इसकी संख्या कितनी होगी? याद रखो कि सहायक कोशिका में इसकी संख्या हो जाएगी आधी। यानी अगर यहाँ मूल कोशिका में 14 है तो 14 को 2 से भाग दे दीजिए, सही आंसर हो जाएगा 7। तो इसका मतलब हो जाएगा 154 का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 154 का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 154 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 155 नंबर सवाल है कि मक्का में प्रोटीन युक्त जो इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, यानी मक्का, मक्का का मतलब आप जानते होंगे बिहार में सबसे ज्यादा मक्का की खेती होती है। तो मक्का के अंदर में जो प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, इंडोस्पर्म माने भ्रूणपोष पाए जाते हैं, भ्रूणपोष पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखो कि मक्का के अंदर जो प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन भित्ति। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्यूरोन भित्ति। तो याद रखिएगा मक्का के अंदर जो प्रोटीन युक्त भ्रूणपोष पाया जाता है, प्रोटीन युक्त जो भ्रूणपोष पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन भित्ति। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एल्यूरोन भित्ति। तो याद रखिए कि 155 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 155 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 156 नंबर कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कितने नर युग्मक बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान 4 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक बनते हैं? 4 नर युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना कि जब एक बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा इससे कितने नर युग्मक बनेंगे? तो इससे 4 नर युग्मक बनेंगे। याद रखना, एक बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनेंगे? तो 4 नर युग्मक बनेंगे। याद रखो कितना नर युग्मक बनेगा? तो 4 नर युग्मक बनेगा। तो 156 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी ना होकर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसको सही कर लीजिए अगर आपके मटेरियल में एक प्रश्न गलत लिखा हुआ है तो। अगला सवाल देखते हैं 157 नंबर। कह रहा कि आवृत बीजी जब भी बोले तो समझ में आना चाहिए आपको कि लैंगिक प्रजनन वाला पौधा, यानी 2 प्रकार का पौधा होगा। जिसमें अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होगा उसको अनावृत बीजी, और जिसमें लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे आवृत बीजी। कर आवृत बीजी में मादा युग्मोकोभिद कहलाता है। तो मादा युग्मोकोभिद का मतलब क्या होता है? कि मादा युग्मोकोभिद का मतलब होता है कि जिसमें मादा युग्मक की उत्पत्ति होती है, जिसमें मादा युग्मक की उत्पत्ति होती है। तो आप बताइए कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें मादा युग्मक की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो हम सबको पता है कि मादा युग्मक की उत्पत्ति होती है भ्रूणकोश के अंदर। याद रखना, मादा युग्मक की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? भ्रूणकोश के अंदर। और मादा युग्मक क्या कहलाएगा जी? मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहा था कि आवृत बीजियों में मादा युग्मोकोभिद कहलाता है। तो मादा युग्मोकोभिद का मतलब हो गया कि जिसमें मादा युग्मक का निर्माण हो। तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? हम सबको पता है कि मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो भ्रूणकोश के अंदर होता है। इसीलिए हमारा जो ये 157 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूणकोश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एम्ब्रायो सैक के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रायो सैक के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। 158 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि आवृत बीजियों में, आवृत बीजी मतलब क्या? कि जिसमें लैंगिक प्रजनन होता हो, 7 कोशिकीय मतलब 7 कोशिका और 8 केंद्रीय संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? आप सबको पता है कि आवृत बीजी में एक अंडाकार संरचना होती है जिसमें कुल मिलाकर के आपको जो है ना क्या दिखेगा? 7 कोशिका दिखेगा और 8 केंद्रक दिखेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये हो गया हमारा केंद्रक
और ये दोनों केंद्रक आपस में मिल करके एक कोशिका बना लेती है। इसलिए अब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3, ये दोनों मिलकर के हो गया 1, तो यानी 4 5 6 7, तो कोशिका की संख्या कितनी होगी जी 7। तो जब किसी आवृतबीजी पौधों में 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली जो संरचना होती है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। तो याद रखो कि किसी भी आवृतबीजी पौधों में जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली जो संरचना होती है, इस संरचना को हम लोग एम्ब्रायोसैक यानी भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। एम्ब्रायोसैक या भ्रूणकोश के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो 158 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 158 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला सवाल है 159 नंबर, 159 यानी 159 नंबर प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है एमएमसी। अब देखिए इस एमएमसी मतलब मेगा मदर सेल, जिसको अगर सेल यानी लास्ट में हम लोग का क्या आ गया सेल, सेल का मतलब हो जाता है कोशिका, सेल का मतलब हो जाता है कोशिका। तो याद रखिएगा जब भी कोशिका की बात करेंगे तो ये कोशिका होगा हमारा 2n, हमारा क्या हो जाएगा 2n। कहता है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र है। जैसे हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म देखते हैं और आप आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि एमएमसी, और याद रखिएगा एमएमसी क्या है कोशिका है, इसमें कुल मिलाकर के 24 क्या है गुणसूत्र है। तो पूछ रहा है इंडोएस्पर्म, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है इंडोएस्पर्म, इंडोएस्पर्म जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। तो आपको याद रखना कि एमएमसी जो होता है क्योंकि ये कोशिका है और कोशिका क्या होता है द्विगुणित होता है। बच्चों याद रखना कोशिका क्या होता है द्विगुणित होता है, मतलब ये आपका 2n है, यानी एमएमसी क्या है 2n है। लेकिन जो इंडोएस्पर्म है भ्रूणपोष है वो कितना होता है त्रिगुणित होता है, मतलब 3n होता है। तो अगर मान लीजिए 2n बराबर 24 है तो n बराबर 12 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। कुछ कुछ मैथमेटिक्स हम भी जानते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा क्या है कि भ्रूणपोष क्या होगा, मतलब इसका भ्रूणपोष क्या होगा, क्योंकि भ्रूणपोष होता है 3n, तो यानी 3 गुना क्या हो जाएगा 12, तो यानी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 12 या 36। तो आप आराम से इसको समझ गए होंगे कि अगर एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, चूंकि एमएमसी क्या है 2n है, तो इसके इंडोएस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो इंडोएस्पर्म बच्चों क्या होता है इंडोएस्पर्म होता है 3n, तो 2n बराबर 24 हो तो n बराबर 12 हो जाएगा, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 12 या 36 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 159 का प्रश्न नंबर सी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते मैथ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि 2n एमएमसी क्या है 2n है द्विगुणित है, तो द्विगुणित में कितना 24, तो त्रिगुणित में कितना हो जाएगा जी, तो n बराबर अगर 12 है तो 2n बराबर 24 और 3n बराबर कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडोएस्पर्म क्या होता है जी 3n होता है, तो 3n बराबर कितना, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी कितनी 36। तो याद रखिए कि 159 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 159 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम क्लास में भी उसका डिस्कशन आपको ऑफलाइन क्लास में हम लोग उसका करवा देंगे, या फिर अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें उसका डिस्कशन भी कर देंगे। चलिए अब 160 नंबर सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है, आपको पता भी होगा कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो ये एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है बॉर्नवीर। तो याद रखना इसमें कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं, बचपन में आप बालवीर देखे होंगे उसी में जोड़ दीजिए बॉर्नवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो प्रश्न इजी होता है उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग स्किप करते हैं। अगला सवाल हमारा है कि नीला कुरंजी एक पौधा का नाम है जो कि 12 वर्ष में एक बार उसमें पुष्प खिलता है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी है कि नीला कुरंजी एक पौधा का नाम है जिसमें फूल खिलता है और यह फूल 12 वर्ष के दौरान जो है एक बार खिलता है। विगत 2006 ईस्वी में या अक्टूबर में इसमें पुष्प लगा था और पूछ रहा है कि यह पुष्प किस क्षेत्र में लगा था, मतलब भारत के किस क्षेत्र में
नीला कुरंजी वाला जो पुष्प है वो देखने को मिला था। तो एक प्रकार का जीके वाला क्वेश्चन हो गया। और ये मिला था आपको केरल एवं कर्नाटक वाले क्षेत्र में। यानी नीला कुरंजी एक पौधा का नाम है जिसमें 12 साल के बाद एक बार पुष्प लगता है। और इसमें जो है 2006 ईस्वी में सितंबर या अक्टूबर महीने में फूल देखा गया था। क्वेश्चन पूछ रहा कि भारत के किस राज्य में नीला कुरंजी का फूल आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि केरल और कर्नाटक एक ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको नीला कुरंजी का जो पुष्प है वो देखने को मिलता है। तो 161 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल एवं कर्नाटक। तो केरल और कर्नाटक एक ऐसे राज्य है जहां पर आपको नीला कुरंजी का जो फूल है वो आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 162 नंबर सवाल कह रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। देखिए एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म माने भ्रूणपोष। भ्रूणपोष किसको पोषण देता है? तो मैं आपको क्लास में कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहा बताया होगा कि भ्रूणपोष का काम है कि स्वयं तो नष्ट हो जाना, लेकिन नष्ट होते होते भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। तो एंडोस्पर्म के द्वारा किसको पोषण दिया जाएगा? तो याद रखिएगा कि भ्रूण को पोषण देने का काम करेगा। एंडोस्पर्म किसको पोषण देने का काम करेगा? बच्चों भ्रूण को पोषण देने का काम करेगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भ्रूण, एम्ब्रायो को पोषण देने का ये काम करता है। अगला सवाल हमारा है कि आवृत बीजी में निषेचन कहाँ होता है। अब निषेचन का मतलब क्या हो गया जी? निषेचन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना। हम सबको पता है कि आवृत बीजी में दो दो बार इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। यानी जो निषेचन की प्रक्रिया होती है कितने बार होती है? दो दो बार होती है। एक बार अंड कोशिका के साथ मिलता है, एक बार द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है। और ये मिलने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मिलने की प्रक्रिया होती है भ्रूणकोश के अंदर। ये जो आपका अंडाकार संरचना दिख रहा है ये भ्रूणकोश का संरचना है, एम्ब्रायो सैक की संरचना है। इसी के अंदर जो है ना आवृत बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिए 163 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 163 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निषेचन के बाद बीज का बीज आवरण किसका बना होता है। तो देखिए निषेचन की प्रक्रिया के बाद जितने भी बीज हैं इसमें क्या होता है कि इसका चारों ओर एक आवरण बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। और ये जो बीजांड काय होता है ना ये दो आवरणों से मिलकर बना होता है। एक होता है बाह्य आवरण और एक होता है अंतः आवरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निषेचन के बाद बीज का जो बीज आवरण है, मतलब बीज के चारों ओर वाला, मान लो ये बीज है और इस बीज को चारों ओर से जो घेर कर रखने वाला परत है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है एक आवरण का। इसी आवरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटुगुमेंट। तो इसको इंटुगुमेंट बोलिए या फिर इसको हिंदी में अध्या आवरण कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, एक आउटर इंटुगुमेंट होता है और एक इनर इंटुगुमेंट होता है। मैंने आपको दिखाया हुआ कि बीजांड के जो बीजांड का होता है ना उसका दो भाग होता है जिसको इंटुगुमेंट कहते हैं। एक जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम लोग इनर इंटुगुमेंट कहेंगे और जो इसका बाहरी भाग होता है उसको हम लोग आउटर इंटुगुमेंट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निषेचन के बाद बीज का बीज आवरण किसका बना होता है? तो ये बना होता है इंटुगुमेंट का, अध्या आवरण का बना होता है। तो याद रखना कि हमारा 164 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटुगुमेंट यानी अध्या आवरण। बीज का जो आवरण बना होता है किसका बना होता है? अध्या आवरण का बना होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। तो निषेचन के लिए कौन आवश्यक है? आपको पता होगा कि बीजांड ही ना निषेचन के लिए आवश्यक होगा जी। तो निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन होता है बीज के अंदर। सबसे पहले निषेचन कहाँ होगा? बीज के अंदर ही होगा ना। यानी अंड कोशिका और परागकण आपस में मिलेंगे उससे जायगोट बनेंगे, जायगोट से क्या बनेगा? बीज बनेगा। इसमें अब सब तो पहली प्रक्रिया क्या हो गई? तो पहली प्रक्रिया हो गया परिपक्व ओव्यूल्स, मतलब एक परिपक्व बीजांड के अंदर जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 165 का ऑप्शन नंबर बी। 165 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब अगला सवाल है कि परागकण क्या होता है? हरा नहीं होता है। परागकण जो है ये क्या होता है? हरा नहीं होता है। क्यों नहीं हरा होता है? इसलिए हरा नहीं होता कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा। अभी जितने भी पौधे हैं अगर उसका कलर हरा दिख रहा है तो हरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। अब परागकण हरा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें हरित लवक क्या है? नहीं पाया जाएगा। ये साधारण सा प्रश्न हो गया। तो 166 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 166 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें ये एन कहलाता है। तो परागकण क्या होगा? तो परागकण हमेशा आपका एन होगा। अगर किसी कोशिका की बात करेंगे तो वो 2n हो जाएगा। अगर किसी अंग की बात करेंगे तो वो भी 2n हो जाएगा। लेकिन भ्रूणपोष की जब बात करेंगे तो आपका 3n कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था? परागकण पूछ रहा है। तो परागकण क्या कहलाएगा? अगुणित कहलाएगा, मतलब एन कहलाएगा। तो इसीलिए हमारा जो 167 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है 168 नंबर। देखिए इसमें ये कह रहा है कि परागकण इम्ब्रायो सैक से जिस प्रकार संबंधित है, यानी परागकण मतलब नर युग्मक, नर युग्मक जिस तरह से इम्ब्रायो सैक से संबंधित है उसी प्रकार आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिया है। मतलब अब 4 ऑप्शन मतलब क्या? परागकण का जो संबंध इम्ब्रायो सैक से, इम्ब्रायो सैक का मतलब हो गया भ्रूणपोष। क्या हो गया? भ्रूणपोष। तो इम्ब्रायो सैक का जो संबंध भ्रूणपोष से है वही संबंध नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया किसका किससे हो सकता है। तो याद रखिएगा इम्ब्रायो सैक क्या है? परागकण क्या है? कि नर गैमेटोफाइट है। सबको पता है परागकण क्या है? हमारा नर गैमेटोफाइट है। और भ्रूणपोष क्या है? वो हमारा मादा गैमेटोफाइट्स है। तो ऑप्शन में खोज लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है कि परागकण मतलब नर गैमेटोफाइट्स, एम्ब्रायो सैक का मतलब मादा गैमेटोफाइट्स। तो सीधे सीधे 168 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 168 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर गैमेटोफाइट और मादा गैमेटोफाइट। जिस तरह नर गैमेटोफाइट मतलब परागकण और मादा गैमेटोफाइट्स का मतलब भ्रूणकोष, मादा गैमेटोफाइट्स का मतलब भ्रूणकोष। अब हमारा अगला सवाल है कि 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा? जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 4 जो है ना परागकण बनेंगे। यानी एक मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 4 आपको क्या बनेंगे? मातृ कोशिका का मतलब उससे परागकण बनेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 1000 परागकण है तो इसमें कितने मातृ कोशिका का निर्माण हुआ होगा? तो आप 1000 में से सीधे सीधे आप 4 से भाग दे दीजिए। तो सीधा सीधी इसका आंसर हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250। तो हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 250। मतलब 250 इसलिए कि 250 मातृ कोशिका, याद रखिएगा कि 250 मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुई होगी तो इससे 1000 परागकण का निर्माण हुआ होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब 250 पराग मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी तो उससे 4 गुना क्या बनेगा? परागकण बनेगा। तो 250 का 4 गुना कितना हो गया जी? 1000 परागकण हो गया। तो सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। चूंकि बस इसका मेन थ्योरी ये हुआ कि एक पराग मातृ कोशिका में, यहाँ पर मातृ लिखा हुआ सही कर लीजिएगा, एक पराग मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी तो उससे 4 परागकण बनेंगे। तो अब अगर 250 मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन कर दिया तो 250 गुना 4 कितना हो जाएगा? 1000 परागकण बन जाएगा। तो क्वेश्चन को उल्टा कर दो तो इसका सही सही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 169 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला सवाल हम लोग देख ले रहे हैं। हमारा अगला सवाल है कि कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष जो है वो किसमें होता है? तो हमारा जो कोशिकीय भ्रूणपोष है वो धतूरा के पौधा में होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष किसका उदाहरण है? धतूरा का एग्जाम्पल है। चूंकि इसमें भित्ति नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा कोशिकीय भ्रूणपोष का जो सबसे बड़ा क्या होता है विशेषता होता है कि इसमें भित्ति नहीं पाया जाता है। यानी धतूरा के जो इंडोस्पर्म है उसके अंदर भित्ति का अभाव होगा, उसके अंदर भित्ति का अभाव होगा। तो 170 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कहता है किसी पराग कोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या क्या होगी। आप याद रखिएगा, जब भी सेल आ जाए तो बेसी दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा दुगुना हो जाएगा, यानी द्विगुणित हो जाएगा। सेल मतलब 2n, सेल का मतलब 2n, सेल का मतलब 2n। तो 171 का सही आंसर हो जाएगा ए। जब भी सेल लिखा रहे तो सीधा सीधी मान लीजिए 2n दुगुना, अगर भ्रूणकोश रहे तो 3n, अगर अगर कोई युग्मक रहे तो सिर्फ और सिर्फ n होगा। इससे पूर्व में भी मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कराया था। अगला सवाल है कि किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो एक परिपक्व परागकण में कुल मिलाकर के 2 आपको न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कितने, 2। तो याद रखिएगा, एक परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक पाए जाएंगे, तो 2 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। तो 172 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 173 नंबर सवाल है कि परागकण पीले होते हैं। आप देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि परागकण हरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। लेकिन हमारा यहाँ दूसरा सवाल है कि परागकण पीला होता है। याद रखिए, अगर कोई पूछेगा से परागकण हरा नहीं होता है तो कैसा होता है, तो परागकण पीला होता है। तो क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं इसमें, आपको जो है ना फेलोबोनाइड्स एवं केरोटोंडाइड्स पाए जाते हैं। तो 173 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि इन्हीं की उपस्थिति के कारण परागकण का जो कलर होता है वो हरा होने के बजाय क्या होता है, पीला होता है। नंबर सवाल कह रहा है, हमारा जो अगला सवाल है उसमें ये कह रहा है कि परागकण का कोशिका, परागकण का के कोशिका द्रव में, यहाँ हो जाना चाहिए के, परागकण के कोशिका द्रव में क्या भरा होता है, या मतलब क्या पाया जाता है। तो याद रखिए, जो हमारा परागकण है और उस परागकण के अंदर में जो लिक्विड पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, उस कोशिका द्रव्य में आपको काफी अधिक मात्रा में वसा, प्रोटीन और स्टार्च जो है वो पाया जाता है। तो याद रखिएगा, परागकण के जो कोशिका द्रव्य हैं उसके अंदर प्रचुर मात्रा में वसा, स्पेलिंग सब गलत लिखता है, प्रोटीन एवं स्टार्च पाए जाते हैं, वसा, प्रोटीन एवं स्टार्च पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, 174 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 174 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है कि पर परागन स्वपरागन से अच्छा होता है। यहाँ पर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पर परागन स्वपरागन से अच्छा होता है। मतलब परागन की 2 क्रिया होती है, मैंने आपको क्लास में बताया होगा, एक पर परागन होता है और एक स्वपरागन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पर परागन अच्छा होता है इसकी तुलना में, स्वपरागन की तुलना में। क्यों अच्छा होता है? इसलिए अच्छा होता है कि इसमें आपको याद रखना है कि बेहतरीन नवीन विष्टि उत्पन्न होते हैं। अब क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि बेहतर, क्वेश्चन आंसर क्या हो गया कि बेहतर नवीन विष्टियां उत्पन्न होती है पर परागन में। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि पर परागन में बच्चों आपको पता है कि 2 अलग अलग पौधे की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण एक पौधे का परागकण विभिन्न माध्यमों से किसी दूसरे पौधों पर जाता है और वहां पर जाने के बाद परागन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार के पौधों में क्या होता है कि जब 2 अलग अलग वंशानुगति लक्षण वाले पौधे के मिलने से जब नई संतति उत्पन्न होती है तो ये संतति अपने जनक की तुलना में श्रेष्ठ हो जाते हैं, इसमें बेहतर नवीन बेष्टियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए हमारा हो गया कि पर परागन स्वपरागन से अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि पर परागन की क्रिया में 2 अलग अलग वंशानुगति लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है ना, वो बेहतर नवीन विष्टियां उत्पन्न करती है। मतलब अपने जनक से ये क्या हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। 175 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 175 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि अंडप, अगला सवाल है कि अंडप का बिना निषेचित हुए ही फल का निर्माण करना क्या कहलाता है। यानी बहुत सारे ऐसे फल होते हैं कि जिसमें मतलब अंडप का बिना निषेचन के क्रिया के ही, जैसे मैक्सिमम जितना भी फल होता है उसका निर्माण क्या कैसे होता है,
कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बिना निषेचन के क्रिया के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के फल को हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। बच्चों याद रखिएगा, इस प्रकार के फल को हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। समझे? जैसे आप मैक्सिमम जितना भी फल है उसमें क्या होता है आपको पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात परागकण और अंड कोशिका जब आपस में मिलती है तो उसके मिलने से जायगोट बनता है। जायगोट के बाद धीरे धीरे भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है, और बीज से जो है ना, बीज का जो बाहरी भाग होता है जिसको अंडाशय बोलते हैं, उससे फल का निर्माण होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बिना निषेचन के ही डायरेक्ट फल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब बिना निषेचन के ही, यानी अंडप में बिना निषेचन हुआ जब फल का निर्माण हो, इस प्रकार के फल को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। इसे ही अंग्रेजी में हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं, पार्थोने कार्पे कहते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी लिखा गया, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसका हिंदी होता है अनिषेक फलन। आप ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए कि जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन बोलेंगे, अनिषेक फलन बोलेंगे। चलिए, तो हमारा 176 का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड को क्या कहते हैं? ये सवाल कई बार हो गया कि आवृत बीजियों में जो सामान्य प्रकार के बीजांड है इसको हम लोग एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं। और ये बीजांड, बालक याद रखिएगा, हमेशा उल्टा होता है। ये बीजांड हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो इस प्रकार से दो सवाल पूछा जाता है। इससे पूर्व में एक सवाल था कि जो एनाट्रोपस बीजांड होता है वो प्राय होता है तो उल्टा होता है, और एक सामान्य प्रकार के बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस कहते हैं। याद रखिएगा, एक समान प्रकार के बीजांड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एनाट्रोपस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो 177 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि वायु परागन किसमें होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए है सालिबिया, ऑप्शन नंबर 2 है बेलीसेनेरिया, ऑप्शन नंबर सी है नारियल, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है बॉटल ब्रूस। तो वायु परागन का मतलब होता है कि इसमें वैसे फूल पाए जाते हैं जो कि आकार में छोटे होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता, ये आकर्षकहीन होते हैं। तो इस प्रकार के जो फूल है वो नारियल में पाए जाते हैं। तो यानी नारियल क्या होगा कि एक वायु परागित पुष्प होता है, और नारियल में ही वायु परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो 178 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 178 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में, याद रखिए, कह रहा कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में 1, 2n और 3n, यहाँ पर n छूट गया है, 3n स्थिति किसमें मिलता है? एक का मतलब क्या होगा कि एक की संख्या में हो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका आंसर है अंड, तो अंड हमेशा क्या होगा? केवल और केवल एक होता है। जैसे यहाँ पर आप भ्रूणकोश की संरचना देखेंगे तो यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं, लेकिन इन 3 कोशिका में जो बीच वाली कोशिका वो हमारा कहलाता है अंड, वो हमारा क्या कहलाता है? अंड। तो ये क्या हो गया? n हो गया, मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होगी? 1, जिसको हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद कहता है 2n। तो आपको जो बीजांड का है, बीजांड का चूंकि क्या है? एक अंग का नाम है, तो जितने भी अंग होते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? 2n कहलाता है। और भ्रूणपोष, आपको पता है कि भ्रूणपोष क्या होता है जी? 3n होता है। तो भ्रूणपोष क्या होता है? 3n होता है। तो यानी अंड हो गया 1। क्वेश्चन क्या करा कि किस में 1? तो अंड हो गया 1, बीजांड का हो गया 2n, और भ्रूणकोश हो गया 3n। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कि एक क्या हो जाएगा? अंड हो जाएगा, बीजांड का हो जाएगा 2n, और भ्रूणकोश हो जाएगा हमारा 3n। तो 179 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब इसमें अगला जो सवाल है कि पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़े में से किसमें से एक गुणसूत्र की संख्या अगुणित होगी? किसमें से एक गुणसूत्र की संख्या अगुणित होगी? तो आप इसमें अगुणित खोजना है। तो अगुणित का मतलब क्या हो गया कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो,
तो याद रखिएगा कि किसके किसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। तो अंड कोशिका यानी एक प्रकार का युग्मक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी। प्रतिशांत कोशिका जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं अंग्रेजी में, यानी हमारा जो नीचे में पाया जाता है जो कोशिका, देखिए अंड कोशिका, जैसे यह आपको भ्रूणकोश बना दिए, ऊपर वाली कोशिका अंड कोशिका और नीचे में जो पाई जाने वाली कोशिका उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका या प्रतिव्यास शांत कोशिका। अंग्रेजी में इसको हम लोग एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। इसकी भी जो संख्या होती है वो क्या होती है, अगुणित होती है। तो अंड कोशिका भी अगुणित और एंटीपोडल सेल भी अगुणित। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ऐसे जोड़ों को ऑप्शन में से चुनिए जो कि क्या हो, अगुणित हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अंड कोशिका भी अगुणित है और प्रतिमुख कोशिका भी क्या है, अगुणित है। इसीलिए 180 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोशिका आ गया तो मतलब 2n हो जाएगा, यहाँ पर भी कोशिका लिखा तो ये भी 2n हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत था। बीजांड का ये भी 2n होता है और यहाँ पर कोशिका लिखा तो ये भी 2n हो जाएगा। अंड केंद्रक और द्वितीय केंद्रक, आपको पता है कि केंद्रक हमेशा जब भी द्वितीय केंद्रक की बात करेंगे तो द्वितीय केंद्रक क्या होता है, 2n होता है। तो यह हमारा डी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है। तो सीधा सीधे हमारा जो आंसर हो जाएगा 180 का वो बी नंबर हो जाएगा। क्यों बी नंबर होगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि अगुणित को बताना, मतलब जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो। तो अंड कोशिका में भी क्योंकि एक युग्मक का नाम है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी और प्रतिमुख कोशिका में भी क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, मतलब अगुणित होगी। तो 180 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कि आपके ऑब्जेक्टिव जो डिस्कशन है उसमें कुल मिलाकर के आपको प्रश्न है कितने, 211। अब 211 प्रश्न है, अगर हम 50 ऑब्जेक्टिव का आज डिस्कशन कर दें तो मात्र 11 प्रश्न बच जाएंगे। इसीलिए हम लोग अब एक और वीडियो आपको अलग से बना देंगे पार्ट 5, जिसमें आप लोग अध्ययन कर पाएंगे 181 से लेकर के 211 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि आपको पता है कि आपको मैंने जो दूसरा अध्याय का ये जो दूसरा अध्याय का जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स दिया है उसमें कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 211 है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर के 50 तक डिस्कशन किए, पार्ट 2 वीडियो में 51 से लेकर के 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए, पार्ट 3 वीडियो में हमने आपको 101 से लेकर के 150 प्रश्नों का डिस्कशन कराया और आज मैं आपको पार्ट 4 वीडियो का डिस्कशन करा रहा था, जिसमें 151 प्रश्न से लेकर के 180 प्रश्नों तक का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कराया। इसका मतलब है कि आपको पार्ट 5 वीडियो भी देखना है, जिसमें 181 से लेकर के हम लोग 211 प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है वो मैं आपको कराऊंगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।